नमस्कार सभी को। आज मैं बूस्टर एकेडमी की वीडियो टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ। यह कपिल सर की टेस्ट सीरीज है जो कि ऑल राजस्थान में बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका पार्ट 1 जो है मैंने डाल दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो चैनल पे जाके। और अभी तो बस आपका वीडियो एग्जाम होने ही वाला है, तो फटाफट से टेस्ट सीरीज को देख लो, क्योंकि अब आपको जो पढ़ना था वो तो आप पढ़ चुके। कुछ रिवीजन बाकी है तो उसको आप देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए हैं, और साथ में इन क्वेश्चंस को लगाइए फटाफट, है ना। तो क्वेश्चन 30 तक तो मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था, तो आप उसको देख लेना, नहीं देखा है तो। आज हम 31 से करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर है, उसकी व्याख्या भी दे रखी है। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है उनको फ़ायदा हो सके, और बाकी लोग भी देख सकते हैं। कोई आरएस की तैयारी, एसआई की तैयारी कर रहा है तो, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से उन राज्यों के समूह का चयन कीजिए जो बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये सारे ही जो हमारे राज्य हैं, ये सारे जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के बीच की सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो कि सभी देशों की तुलना में सर्वाधिक है। बांग्लादेश की सीमा पर भारत के निम्न राज्य स्थित हैं, ये सारे राज्य। तो इसमें पहला तो हमको ये याद रखना है कि भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है किसी देश के साथ, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, हमारी सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरी बात ये कि हमें इसकी लंबाई याद करनी है, तो कितनी है? 4096 किलोमीटर। और इसके बाद हमें इसके राज्य याद करने हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, है ना। दो तो, एक तो मिजोरम और एक मेघालय, है ना। ये दो तो एमएम वाले हो गए। फिर असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भागीरथी एवं यमुना नदियों का उद्गम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बद्रीनाथ एवं केदारनाथ जैसी प्रमुख चोटियां स्थित है। इस क्षेत्र में देवप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं रुद्रप्रयाग जैसे संगम स्थित है। उपयुक्त कथन किस हिमालय श्रेणी के संदर्भ में है ना। हिमालय श्रेणी पूछी है कि ये सारे कथन किसके बारे में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुमायूं हिमालय के बारे में है ये कथन सारे। देख लीजिए आप एक बार कि भाई यहाँ से कुमायूं हिमालय से भागीरथी यमुना का उद्गम होता है, बद्रीनाथ केदारनाथ चोटियां हैं यहाँ पे, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जैसे संगम है यहाँ पे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, काफी बड़ी दे रखी है, सारे हिमालय के बारे में बताया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, देखो दो तरह का वर्गीकरण है हिमालय का। एक तो ये है कि भाई ये इस तरह से चोटियां है ना, ये वृहत हिमालय हो जाता है, ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक हो जाती है। ठीक है, एक तो ये वर्गीकरण है। और दूसरा वर्गीकरण जो है कौन सा है, मान लो ये, एक मिनट, ये मान लो, ये थोड़ा मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, तो आप लोग बस समझाने के हिसाब से बता रही हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय आता है, फिर कुमायूं हिमालय आएगा दूसरे पे, फिर नेपाल हिमालय आता है तीसरे पे, और चौथे पे आएगा अब इधर अपना असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गीकरण है ना कि हाँ ये इतना क्षेत्र जो है पंजाब हिमालय है, फिर कुमायूं हिमालय है, फिर नेपाल हिमालय है, और फिर ये असम हिमालय है। तो इस वर्गीकरण को हम अच्छे से व्याख्या कर देख लेते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच का पर्वतीय भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। कौन कौन सी नदी है? सिंधु और सतलज। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर इसकी प्रमुख श्रेणियां इस खंड में स्थित है। नेक्स्ट कुमायूं हिमालय सतलज नदी तथा काली नदी के बीच का पर्वतीय भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, कामेत, बद्रीनाथ जैसी महत्वपूर्ण चोटियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तीसरा नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का पर्वतीय भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी आदि इसकी प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट, असम हिमालय। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का पर्वतीय भाग असम हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बारवा है। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट मैं आपको याद करवा देती हूँ इसको। देखो, पंजाब हिमालय की अगर नदियां पूछते हैं तो सिंधु और सतलज। ठीक है, इसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय की कौन कौन सी नदियां आ जाएगी? सतलज, क्योंकि ये सतलज है यहाँ पे, और इधर आ जाती है काली नदी। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा डायग्राम से ही समझा देती हूँ ताकि जल्दी आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए जिसको याद नहीं है। ये सिंधु और सतलज, ठीक है, इसके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। फिर सतलज से काली के बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। इसके बाद काली से तिस्ता के बीच का जो भाग है ना, ये काली है, यहाँ तिस्ता आ जाती है, इसके बीच का भाग क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। है ना, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप लोग जो बोल रही हो उसको ध्यान से सुनना। नेपाल हिमालय। और तिस्ता से जो ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग है उसको, ये यहाँ ब्रह्मपुत्र है, ये उसको क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है, अब इन सब की लंबाई देख लेते हैं हम। पंजाब हिमालय जो है ये 560 किलोमीटर, ठीक है, कितना है? 560, ये 540 लिख दिया मैंने, 560 किलोमीटर है। फिर कुमायूं हिमालय जो है ये 320 है, कितना है? 320 किलोमीटर है। फिर नेपाल हिमालय जो है ये है अपना 800 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद जो असम हिमालय है वो 720 किलोमीटर है। ठीक है, तो इससे एक पॉइंट इसमें और इन्होंने छोड़ दिया है कि भाई सबसे जो लंबा कौन सा है, तो नेपाल हिमालय आ जाएगा, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा आ जाता है? कुमायूं हिमालय, जो कि कितना है? 320 किलोमीटर। अब इनकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो आप लोग देख लेना। नेपाल हिमालय की जो मेन श्रेणी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा और दुधवा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो पहला तो ये कि इसकी सहायक नदियां यहाँ पे जो दे रखी थी वो हमें याद कर लेनी है। इसके बाद इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। फिर ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा, वृत गंगा भी कहा जाता है। यह नदी तेलंगाना पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इतने सारे देखो फैक्ट्स हैं। अगर आप इसको मिस कर देते वीडियो को तो कितनी सारी चीजें आप नहीं याद कर पाते, है ना। तो ठीक है, इसका उद्गम हमको याद हो गया है, और महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये बहती है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई याद रखनी है हमको, 1465 किलोमीटर है। इसके बाद यह इसको उपनाम है इसके, एक तो दक्षिण गंगा और एक वृत गंगा, और ये तेलंगाना जो पठार है उसको 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और भी देखो इसकी व्याख्या और भी दे रखी है कि यह बाई ओर से इसमें मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, मान लो ये नदी ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये इसका दायां साइड हो गया और ये इसका बायां साइड। ठीक है, दायां यानी कि राइट और ये लेफ्ट। बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है? वर्धा, पूर्णा, प्रवरा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मनेर, सबरी, तथा दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? मंजीरा। ठीक है, तो दाईं ओर से तो एक ही नदी मिल रही है, मंजीरा, और ये बाकी सारी जो है ये बाईं साइड से मिल रही है। देखो ये डायग्राम में भी दे रखा है ना।
ये राइट साइड से देखो, ये राइट साइड से एक ही नदी मिल रही है मंजरा, और बाकी सारी जो है पूर्णा हो गई, प्राणहिता, इंद्रावती, है ना, ये सारी नदियां बाईं ओर से मिल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र का संयुक्त प्रवाह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो इसकी जो सहायक नदी है ये प्रवरा, इसके किनारे कौन सा स्थान स्थित है? दैमाबाद, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। गोदावरी नदी पर रामागुंडम परियोजना, पोचमपाद परियोजना तथा मंजीरा नदी पर निजाम सागर परियोजना संचालित है। तो इस पे कौन कौन सी परियोजना है ये भी हमें याद रखना है। पहला आता है रामागुंडम परियोजना, फिर पोचमपाद परियोजना, और मंजरा नदी जो है उस पर निजाम सागर परियोजना। ठीक है, तो कौन सी है? एक आती है रामागुंडम, ठीक है, फिर आती है पोचमपाद। इनके राज्य भी हमें याद रखने हैं। रामागुंडम जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और पोचमपाद जो है वो तेलंगाना में है, और मंजरा नदी जो है उसकी सहायक नदी उस पर कौन सी है? निजाम सागर परियोजना है। चलिए नेक्स्ट, कृष्णा नदी देखो दे रखा है, इसका उद्गम दे रखा है पश्चिम घाट के महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34। सुंदरी, ताड़, बेंत, बांस, सानेरिटा, फोनिक्स आदि वनस्पति निम्न में से किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो देखो इसमें से अगर आपको एक भी आता होगा ना तो आप तुरंत सही कर दोगे। जैसे सुंदरी है, ठीक है, सुंदरी सबने सुना होता है, तो अपन सही आंसर ज्वारीय वन है इसका। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, ज्वारीय वन, डेल्टाई वन को नाम दे रखे हैं काफी सारे। इसके अन्य नाम देख लेते हैं डेल्टाई वन के, मैंग्रोव, ज्वारीय, दलदलीय, है ना। इस आपके एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, मैंग्रोव वन पूछ लेता है या ज्वारीय वन दे देगा। ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहां। ठीक है, जितने भी डेल्टाई क्षेत्र है ना इधर बंगाल की खाड़ी वाली नदियां जो है इसके जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नोट, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र को सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये मान लो ये डेल्टाई क्षेत्र है इसका, ठीक है, यहाँ पे क्या है? सुंदरी वन, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इस पूरे को क्या कह देते हैं अपन? सुंदर वन कह देते हैं। इन वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, ताड़, केवड़ा, बेंदा आदि मुख्य वृक्ष हैं। नोट, डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि जैसे मान लो इधर ये दक्षिण भारत है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह का क्षेत्र है, तो यहाँ से एक चक्रवात आ रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड से आ रहा है और बहुत मतलब जनहानि होने वाली है उससे। लेकिन यहाँ पे क्या है? मैंग्रोव वन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैंग्रोव वन है, तो ये मैंग्रोव वन क्या करते हैं? चक्रवात की स्पीड को कम कर देते हैं, और जो हमें नुकसान होने वाला होता है वो नुकसान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये बहुत सहायक है। चलिए नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ये सारे अनुसंधान संस्थान दे रखे हैं, तो इसमें से डी जो है वो असुमेलित हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं व्याख्या और सही आंसर देख लेते हैं। भारत के प्रमुख कृषि संस्थान दे रखे हैं, देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 23 मई 1929। ठीक है, अगर आपको डेट याद नहीं भी रहती है तो ईयर तो कम से कम याद रखना ही रखना है आपको। ठीक है, तो ICAR कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, देखो वो है परिषद है, ठीक है, और ये क्या है? संस्थान है। इसकी स्थापना 1905 में पूसा बिहार में की गई तथा 1936 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? करनाल, हरियाणा में है, और इसकी स्थापना 1965 में की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कटक, ओडिशा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, महाराष्ट्र में है ना। चलिए, तो गन्ना प्रजनन संस्थान लखनऊ में नहीं है, क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हम।
ये देखो काफी सारे अनुसंधान केंद्र दे रखे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके याद कर लेना जो आपको याद नहीं है, क्योंकि मैं इतने सारे एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको आराम से देख लीजिए। जैसे कि राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टम केरल में है, फिर भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है ना। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये देखो बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र ये अजमेर, हमारे तबीजी अजमेर में है। ठीक है, तो आप आराम से देख लेना। और गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा था प्रजनन केंद्र वो कोयम्बटूर में है। चलिए हम आगे चलते हैं। 36 मजालखंड, मोसाबानी, राखा व सोनामाखी क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। ये सारा देख लीजिए आप, है ना। इसको आप अच्छे से आराम से वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इधर पर्वत दे रखे हैं और इधर देश दे रखे हैं, तो असुमेलित बताना है हमें। फोर्थ ऑप्शन जो है वो असुमेलित हो जाएगा। मैकेंजी इटली में नहीं है, कहाँ पे है? ये कनाडा में है। ठीक है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। देख लेते हैं। ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, इसके बाद कैटाब्रियन ये कहाँ है? स्पेन में है। एलब्रूज ये ईरान में है, और मैकेंजी जो है ये कनाडा में है। चलिए नेक्स्ट 38 असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। मरुस्थल और उनकी स्थिति दे रखी है, तो इसका बी ऑप्शन जो है ये असुमेलित हो जाएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल अफ्रीका नहीं है। कहाँ पे है ये? तो ये अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। बाकी सारे मरुस्थल जो है सही है। सोनोरन जो है वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। मोंटे मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, और डेली ब्लाटो जो सैंड्स है वो यूरोप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नदी और महाद्वीप दे रखे हैं। आपकी वीडियो में जो है ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा वेटेज है ना, तो आप लोग एंड टाइम पे जो है अपना ज्योग्राफी का ही रिवीजन कीजिएगा, है ना। और इकोनॉमिक सर्वे जो है और मैथ्स के कुछ फॉर्मूला वगैरह है, तो वो आप लोग अच्छे से आराम से रिवाइज कर लेना। चलो 39 नदी और महाद्वीप दे रखे हैं, इसमें हमें असुमेलित बताना है, तो इसका डी जो है वो असुमेलित हो जाएगा। वोल्गा उत्तरी अमेरिका नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। वोल्गा जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम वल्दाई पहाड़ियों से होता है तथा ये कैस्पियन सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो वोल्गा जो है ये क्या आएगा? यहाँ पे यूरोप आएगा। ठीक है, बाकी सब चेक कर लेते हैं। पराना दक्षिण अमेरिका, चैम्बेजी अफ्रीका, सिंधु और एशिया से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ओंटेरियो व ईरी झील। उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटेरियो व ईरी झील के बीच स्थित है। यह जलप्रपात यूएसए व कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में एक और मैं आपको जो ये 5 लेक्स हैं उनके सीक्वेंस बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आती है सुपीरियर आएगी, फिर ये मिशिगन नीचे। ठीक है, फिर ये यूरन, ये ईरी, और फिर ये ओंटेरियो। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से है। ये कनाडा, और ये ऊपर कनाडा है और नीचे यूएसए। ठीक है, इनकी यूएसए इनकी ये सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। लेकिन जो ये मिशिगन जो है ये सिर्फ यूएसए में है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको। ये 4 जो है ये तो सीमा बनाती है, दोनों में आधी आधी है, लेकिन जो मिशिगन है वो सिर्फ यूएसए में है। तो नाम वापस मैं रिपीट कर देती हूँ। ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये यूरन है, ये ईरी है, और ये ओंटेरियो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये मीठे पानी की झीलें हैं सारी। क्वेश्चन नंबर 41 सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये औद्योगिक शहर और ये उद्योग दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। चलिए हम मिलान करते हैं। पिट्सबर्ग ये लौह एवं इस्पात उद्योग है यहाँ पे। फिर ग्लासगो, तो यहाँ जहाज निर्माण उद्योग है। शेफील्ड, तो ये कैंची और छुरी। म्यूनिक लेंस निर्माण।
ठीक है, तो पिट्सबर्ग कहाँ है? ये यूएसए में आ जाएगा। ठीक है, और म्यूनिख जर्मनी में है, ग्लासगो ये अपना ब्रिटेन में है, और शेफील्ड भी अपना ब्रिटेन में है। ठीक है, ये सारे औद्योगिक शहर हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 42। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द का पूर्ण अर्थ सही नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट प्रिंट, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बाकी सारे जो है सही है, तो बाकी सारे भी आपको याद करना है। जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर ये एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सारे सही है। पहला वाला बता दिया मैंने आपको सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है? देखो, कंप्यूटर माउस है, स्टाइल्स है, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, है ना, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण है? तो इसका सही करेक्ट आंसर है एमएस डॉस। चलिए, ये देखो इसकी व्याख्या दे रखी है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी कार्य व निर्देश कैरेक्टर कमांड के रूप में दिए जाते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करने के लिए यूजर का तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें किसी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम से संबंधित कमांड व निर्देश याद रखने पड़ते हैं। उदाहरण एमएस डॉस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये देखो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, GUI बोलते हैं इसको। इसका आविष्कार जो है जेरोक्स कंपनी द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये पूरी बहुत बड़ी व्याख्या है, आप आराम से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं 45। मैग्नेटिक टेप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटिक टेप में डाटा रैंडम एक्सेस होता है। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड है। मैग्नेटिक टेप में बाइनरी डाटा को स्टोर किया जाता है। तो इसमें से हमें सही गलत बताना है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 गलत, 2 व 3 सही है। ठीक है, पहला कथन गलत है, बाकी 2 और 3 जो है वो सही है। व्याख्या मैग्नेटिक टेप की देख लेते हैं। मैग्नेटिक टेप प्रयोग टेप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्लास्टिक के फीते का प्रयोग किया जाता है और उसके फीते पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश होती है। ये देखो ये मैग्नेटिक टेप है ना, पहले चलती थी ये बहुत। मैग्नेटिक टेप में डाटा क्रमिक रूप से एक्सेस होता है, अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। इसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से ही पढ़ा जाता है। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, इसका जो एक्सेस क्या है वो बीपीएस है ना, बाइट पर सेकंड में मापा जाता है। मैग्नेटिक टेप में बाइनरी डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये डिस्क जो है चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। इसमें डाटा रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस होता है, अर्थात डाटा को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है ना। तो वो तो क्या थी, मैग्नेटिक टेप थी, ये मैग्नेटिक डिस्क है। तो दोनों की पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो इसको आप देख लीजिए, है ना। मैग्नेटिक डिस्क जो है इसके एग्जाम्पल क्या, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। चलिए नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी है। क्या है वर्चुअल मेमोरी? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। इसमें द्वितीयक मेमोरी के कुछ स्पेस को मेन मेमोरी की तरह उपयोग किया जाता है ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल का अर्थ आभासी होता है। वर्चुअल मेमोरी वास्तव में कोई फिजिकल मेमोरी रैम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सेकेंडरी मेमोरी के कुछ स्पेस को मेन मेमोरी की तरह उपयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी के सपोर्टिंग में कार्य करता है। वर्चुअल मेमोरी की प्रोसेस से कंप्यूटर में रैम की साइज को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से
किस बार पर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, पेज, पैराग्राफ एवं शब्द आदि की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है ना? तो इसके देखो ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। स्टेटस बार जो है इस पर प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, पेज, पैराग्राफ इन सब की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा पहले से सेव किसी फाइल को ओपन नहीं किया जा सकता? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12 है ना। देखो ओपन जो ये ओपन की जो है ना, ये कौन कौन सी है? कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस F12, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12। सेव की ये दोनों कीज होती हैं। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F12 जो है हमारा ऑप्शन जो था वो क्या है? सेव करने की है, ना कि ओपन करने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। MS वर्ड में टेक्स्ट के केस को बदलने हेतु प्रयोग में लिया जाने वाला कौन सा केस सही नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टॉगल केस, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। इसकी व्याख्या दे रखी है, देखो चेंज केस, शिफ्ट प्लस F3 इसके द्वारा टेक्स्ट के केस को बदला जाता है। यह 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस केस, इसके द्वारा पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर व बाकी सब अक्षर को स्मॉल लेटर में बदला जाता है। ठीक है, फिर लोअर केस, फिर अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड और टॉगल केस। टॉगल केस जो हमारा करेक्ट आंसर था, प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर व अन्य अक्षरों के कैपिटल लेटर में बदला जाता है। ठीक है, पहला जो है वो तो क्या हो जाएगा? टॉगल केस जो है इससे क्या होता है, पहला वाला जो है वो तो स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? कैपिटल। जैसे वॉर लिखा तो WAR, तो AR तो क्या हो जाएंगे? कैपिटल, और ये पहला वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 50। MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, MS वर्ड 2010 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। MS वर्ड 2010 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 PT होता है। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल रेगुलर होती है। बाय डिफॉल्ट यानी कि मतलब पहले से ही वो ऐसे ही रहेगा, है ना, कि भाई बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो है वो कैलिब्री होता है ना। फॉन्ट मतलब हम ऐसे लिखते हैं ना, हम लिखने की स्टाइल वो। ठीक है, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। MS वर्ड 2010 में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.50 होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य बताना है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 4 और 5 जो है ये असत्य है, बाकी ये सारे सत्य है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। व्याख्या देख लेते हैं हम। जो MS वर्ड 2010 है उसमें बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट होती है और बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.15 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके पेपर में ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 लाइन के क्वेश्चन आएंगे, वो टाइम चला गया अब। ठीक है, पेपर सेटर बहुत हार्ड पेपर बनाता है। ठीक है, हार्ड तो नहीं होते हैं, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो आप देखते जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपके दोस्त वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। एक वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट की संख्या 255 हो सकती है। दूसरा, एक्सेल के किसी एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर हो सकते हैं। सेल एड्रेस में पहले रॉ का नाम तथा उसके पश्चात कॉलम का नाम होगा। ठीक है, ये रॉ नहीं है, ये रो है ना, ROW, रो। सेल में लिखा जाने वाला टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। सेल में लिखे जाने वाले नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन,
1 और 2 जो है वो सत्य है, पहला और दूसरा। वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट की संख्या 255 हो सकती है और अधिकतम जो कैरेक्टर है इसमें इतने हो सकते हैं, बाकी तीनों जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए अब जो गलत कथन है उनकी व्याख्या दे रखी है। देखो, सेल एड्रेस में पहले कॉलम और बाद में रो होता है। ठीक है, सेल में लिखे जाने वाले टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और सेल में किया जाने वाला नंबर का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। ठीक है, तो ये सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 52। हाल ही में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका असत्य कथन कौन सा है? ए ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन पटना बिहार में हुआ, गलत है। जो बिहार में हुए थे तो वो तो अलग गेम्स हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? 38वें नेशनल गेम्स हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 38वें नेशनल गेम्स आयोजन इनका 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ। उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। शुभंकर कौन है? मौली है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल। ठीक है, तो शुभंकर आपको याद रखना है मौली। ठीक है, कहाँ पर हुआ है ये? तो ये उत्तराखंड के 12 शहरों में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, यूके में उत्तराखंड में हुआ। इसमें कुल खिलाड़ी कितने थे? 11,000 से अधिक। अपने को राजस्थान के भी याद रखने हैं। राजस्थान से कितने हैं? 421 खिलाड़ी गए थे। मेजबान राज्य उत्तराखंड से सर्वाधिक 1012 प्रतियोगियों ने भाग लिया। कुल खेल कितने थे? तो 35 खेल थे। कितने थे? 35। 4 प्रदर्शन कार्यक्रम मलखम्ब और योगासन, राफ्टिंग, कलारीपड्डू। राजस्थान दल का ध्वजवाहक कौन था? ओम प्रकाश मिठरवाल। ठीक है, इनका खेल कौन सा है? निशानेबाजी है। और आयोजन स्थल मैं बता ही चुकी, उत्तराखंड के 12 शहरों में। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। ठीक है, तो एक बार हम वापस फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। 38वें नेशनल गेम कहाँ पे हुए हैं? तो ये उत्तराखंड के 12 शहरों में हुए हैं और आपको डेट याद रखनी है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। उद्घाटन मोदी जी ने किया। शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, मौली, तो इसको याद रखना है। इसके बाद कुल खिलाड़ी तो 11,000 से ज्यादा थे, लेकिन राजस्थान से 421 गए। ठीक है, और कुल खेल कितने थे? तो 35 खेल थे। और आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। इसकी प्रायोजक कंपनी जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया गया। ठीक है, फिर भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में दे रखा है, तो आप उसको आराम से देख लीजिएगा। इसमें हम पहला जो रैंक आई है वो किसकी आई है? सर्विसेज यानी कि सेना की आई है, और राजस्थान इसमें 15वें नंबर पर है। ठीक है, तो हमको इसमें पहला याद रखना है कि नेशनल गेम्स में पहला कौन आया? तो सर्विसेज यानी कि सेना आई। ठीक है, और अपना राजस्थान अगर देखें तो राजस्थान किस पे है? 15वें नंबर पर है। सर्विसेज में कुल कितने पदक जीते? 121, जिसमें से 68 जो है वो स्वर्ण पदक है। राजस्थान के अपने को सारे ही पदक याद करने हैं, तो राजस्थान ने 9, 11 और 23 कितने जीते हैं? 9, 11, 23। टोटल 43 पदक जो है राजस्थान ने जीते हैं। कितने? 9, 11, 23, 43 पदक। कुल पदक राजस्थान के कितने हैं? 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सी ऑप्शन जो है 151 करेक्ट हो जाएगा। तो ये भारत की स्थिति इसमें बहुत ज्यादा खराब है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में 32.96 अंकों के साथ 151वें स्थान पर रखा गया, जो पिछले वर्ष से 8 स्थान ऊपर है। विगत वर्ष सूचकांक में भारत की रैंक इतनी थी। ठीक है, तो पिछले साल की तो छोड़ दो, आपको इसी साल की याद रखनी है। 151 रैंक है किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और हमारा अंक भी याद रखना है, कितना है? 32.96 अंक मिले हैं हमको। ठीक है, 180 देशों में ये हमारी स्थिति है, तो ये बहुत खराब हालत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन कहाँ हुआ?
तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक 24 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ठीक है, अध्यक्षता किसने की है? मोदी जी ने। विषय क्या था इसका? विकसित राज्य से विकसित भारत @2047। ठीक है, ये इसका विषय है। प्रमुख पहल, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, भविष्य के लिए तैयार शहर, महिला सशक्तिकरण, नागरिक सुरक्षा। उपस्थित राज्य 24 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और अनुपस्थित राज्य, ये सारे अनुपस्थित हुए थे राज्य। तो आपको तो कहाँ बैठक हुई है ये याद रखना है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था? तो विकसित राज्य से विकसित भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाल ही में 10 से 23 फरवरी 2025 को आयोजित युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह युद्धाभ्यास का तीसरा संस्करण था। यह युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि उपयुक्त सभी जो कथन है वो क्या है? सत्य है। कि ये जो है इसका तीसरा संस्करण था, ये भारत और मिस्र है ना, साइक्लोन याद रखना है आपको, भारत और मिस्र के बीच होता है ये। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में होता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पीपी चौधरी, मदन राठौर को सांसद रत्न पुरस्कार मिलेगा। व्याख्या देख लेते हैं हम। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। तो कौन सा है ये? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। इसमें राजस्थान के 2 सांसदों का चयन हुआ है। राजस्थान से जिन 2 सांसदों का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया, उनमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर और पाली सांसद पीपी चौधरी शामिल है। पीपी चौधरी को इससे पूर्व 2015 और 16 में भी संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है ना। तो एक मदन राठौर और एक पीपी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में संचालित बर्तन बैंक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ये योजना जो है ना, ये काफी एग्जाम्स में आ रही है फिलहाल, तो आप इस योजना को अच्छे से करके जाना। तो इसमें से हमें असत्य कथन जो है उसका चयन करना है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ। राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त आयोजनों को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति खैराबाद में मई 2025 में शुरू किया गया। तो आपको तो इतना ही याद रखना है कि बर्तन बैंक पहला कहाँ खोला गया है? खैराबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक पटवारी में आया था। खैराबाद कोटा में। ठीक है, खैराबाद पंचायत समिति में स्थापित स्टील बर्तन बैंक में प्रारंभ में 900 स्टील बर्तनों के सेट रखे गए। कितने? 900 सेट रखे गए, जिनमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक सेट में 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के बारे में, वर्ष 2025-26 के बजट के तहत बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू किए जाएंगे। कितनी? 1000 ग्राम पंचायतों में। इन 1000 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। बर्तन बैंक का संचालन राजीविका की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पहला बर्तन बैंक जो है वो कहाँ खोला गया? तो खैराबाद कोटा में खोला गया। इसके बाद कितने बर्तन सेट दिए? तो 900। कितने? 900। इसके बाद ये बर्तन बैंक प्रथम चरण में कितने जो है पंचायतों में खोले जाएंगे? तो 1000 ग्राम पंचायतों में ये खोले जाएंगे।
1-1 लाख रुपए के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। और संचालन कौन कर रहा है? राजीविका के स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, वो इसका संचालन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। वर्तमान पदाधिकारी और पद का नाम, तो असुमेलित कौन सा है? सी ऑप्शन जो है वो मधुकर गुप्ता, गलत हो जाएगा। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं, सही आंसर क्या है। मधुकर गुप्ता जी क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है, न कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। क्या है मधुकर गुप्ता? राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान सरकार। और नवीन महाजन जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। तो ये दोनों अलग अलग है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अगर आपको पूछते हैं तो मधुकर गुप्ता, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो नवीन महाजन। बाकी सारे सही ऑप्शन हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। उत्कल रंजन साहू यानी कि UR साहू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में UR साहू, ये क्या है? हमारे RPSC के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद जस्टिस KR श्रीराम, ये हमारे राजस्थान की मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के। गंगाराम मूलचंदा जी, ये हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका डी ऑप्शन कोटा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कोटा। व्याख्या, कोटा में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सरकार का लक्ष्य जून 2025 तक इस नेटवर्क को 100 केंद्रों तक विस्तारित करना है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में ओपल सुचाता चुआंग्रसी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सुचाता चुआंग्रसी का संबंध किस देश से है? दोस्तों बोलने में थोड़ा बहुत मतलब उल्टा सीधा हो जाता है तो आप उसको माइंड मत करना, ठीक है, जल्दीबाजी में हो जाता है वो। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो जीता है वो कहाँ की है? तो इसका बी ऑप्शन जो है थाईलैंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सुचाता चुआंग्रसी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। और ये मिस वर्ल्ड का जो मतलब ये खिताब जो जीता है ये कहाँ की है? थाईलैंड की है, सुचाता चुआंग्रसी। और ये 72वीं मिस वर्ल्ड चुनी गई है। कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में 31 मई 2025 को संपन्न हुआ ये। इसके बाद 2023 की विश्व सुंदरी चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्चोकावा ने ताज पहनाया और ये 21 साल की है ये सुचाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में भारत के संशोधन के बाद भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11,098 किलोमीटर, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा का पुनर्निर्माण तट रेखा अब कितनी हो गई है? याद रखना है आपको 11,098 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट वाला याद नहीं रखो तो भी चलेगा, इतना तो याद रखना ही है। भारत सरकार ने भारत की तट रेखा की लंबाई को संशोधित कर 11,098 किलोमीटर घोषित किया, जो पहले के 7,516 किलोमीटर से लगभग 47% अधिक है। यह वृद्धि भौगोलिक विस्तार के कारण नहीं बल्कि उन्नत मापन तकनीकों और विस्तृत मानचित्र के कारण हुई है। तो पहले हमारी जो तट रेखा जो है भारत की, है ना, ये जैसे गुजरात से पूरी तट रेखा है, तो ये जो तट रेखा है ये कितनी हो गई है? अब कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है, जबकि पहले कितनी थी? ये 7,516 थी, है ना, 7,500 थी। तो ये कितने प्रतिशत अधिक हो गई है? 47% अधिक हो गई है। और ऐसा नहीं कि भाई हमने कोई क्षेत्र जीत लिए तो इसलिए हो गई है, ये हमारे अच्छी तकनीकी अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से हमने संशोधित की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान क्या है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। व्याख्या, पलायन वेग का न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है,
ठीक है, ये पलायन वेग का फॉर्मूला दे रखा है। इसमें h और re का मान रखने पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमको तो इसका मान याद रखना है, कुछ नहीं है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा किसकी वजह से होता है? तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोषण। है ना, हम गर्मियों में देखते हैं ना कि भाई मतलब मटके में डालते पानी तो कितना ठंडा हो जाता है, मिट्टी का बर्तन होता है वो। चलिए व्याख्या देखते हैं। मिट्टी के बर्तन मिट्टी की अन्य छिद्रपूर्ण पृथ्वी सामग्री से बने होते हैं। इन बर्तनों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पानी का रिसाव होता है। पानी के रिसाव में वाष्पीकरण होता है जिससे बर्तन से प्रचंड ऊष्मा और पानी में संग्रहित ऊष्मा निकल जाती है। प्रचंड ऊष्मा के निकास से बर्तन के भीतर का पानी ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव्य आवृत्ति रेंज कौन सी है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारी जो रेंज है वो कौन सी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ से कहाँ तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। यह घटना किस पर आधारित है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। हम सीढ़ी को जब ऐसे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना तो उसमें से इंद्रधनुष, उस सीढ़ी में इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। तो ये कौन सी घटना पे है? अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 66। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है हमको। ये देखो, ये यूनिट्स दे रखी है इनकी, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। चलिए मिलान करते हैं। जूल, तो ये कार्य यानी कि वर्क की है। फिर एम्पियर, तो ये धारा यानी करंट की है। फिर इसके बाद वॉट, तो ये सामर्थ्य की है। फिर वोल्ट, तो ये अपना ऊष्मा की है, हीट की। कैलोरी, विभवांतर। चलिए नेक्स्ट। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वॉट, वोल्ट और कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य और ऊष्मा के मात्रक है। चलिए नेक्स्ट 67। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान करते हैं। लैंगहेंस दीपिका, इंसुलिन। फिर पीयूष ग्रंथि, प्रदि हार्मोन। अवटु ग्रंथि, तो ये कैल्सिटोनिन हो जाएगा। और अधिवृक्क ग्रंथि एपिनेफ्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68। निम्न में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, INS शाल्की। ठीक है, क्या है ये? INS लिखा है, INS शाल्की। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने 11 अगस्त 2013 को निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी INS के रिक्टर को शुरू किया है। यह भारत में ही बनाई और डिजाइन की गई पहली पनडुब्बी है। यह पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जो परमाणु क्षमता संपन्न 5 देशों के बाहर किसी देश ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी NRSA कहाँ स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन, हैदराबाद में है ये। चलिए नेक्स्ट। और इसे इसरो ने विकसित किया है। ठीक है, यह जो राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी जो है इसको इसरो ने विकसित किया है और यह हैदराबाद में स्थित है। ये देखो, अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। पैसेज दे रखा है हमको, एक बार मैं पैसेज को फटाफट पढ़ लेती हूँ। एनिमल्स में बिकम एक्सटिंक्ट इन मैनी ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मे इवॉल्व into another species and not really die out of all.
For example, through time, many early forms of horses and human beings have progressively changed by evolution into new species. The old species have changed and not really die out, so this is called pseudo-extinction. The second common way in which animals have died out is a single species to disappear because of some local disturbance. Many animals that have very special diets, for example, could die out very easily if their source of food goes down. It is thought that certain species of dinosaurs were adapted to eating particular kind of reedy plants. When these disappeared, those particular species of dinosaurs survived and died out. ये मैंने एक बार पढ़ लिया है ताकि आप भी इसको साथ के साथ रीड कर लो, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन करने से तो क्या मतलब है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड एक्सटिंक्ट एंड पर्टिकुलर आर, एक्सटिंक्ट और पर्टिकुलर जो है वो क्या है, तो मैं एक्सटिंक्ट का मतलब आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है विलुप्त, ठीक है। एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होना, और पर्टिकुलर तो पता ही हमको, कोई पर्टिकुलर चीज यानी कोई विशेष चीज। तो ये दोनों क्या है, ये तो ये पहला ऑप्शन एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस हैज अ डिटरमिनर इन इट, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द ओल्ड स्पीशीज, इसमें क्या है, डिटरमिनर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द वर्ब इन द सेंटेंस द ओल्ड स्पीशीज हैज चेंज्ड एंड नॉट रियली डाइड आउट इन, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है ये, हमको इसमें टेंस बताना था और इसमें कौन सी वर्ब है ये बताना था। तो प्रेजेंट परफेक्ट व्याख्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, हैज हैव होता है। तो देखो ये हैज दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, चेंज्ड। चलिए नेक्स्ट 73, which of the following has the 3 degrees of the adjective in their correct form, है ना। वर्ब की तीनों जो डिग्री है वो किस में पाई जा रही है, और वो भी सही सही है हमें बताना है ना। तीनों डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे अपन देखते हैं ना, एग्जाम्पल मैं आपको बता दी तो समझ में आ जाए। जैसे बिग देखते हैं, फिर अपन क्या देखते हैं, बिगर, और फिर क्या होता है, बिगेस्ट, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई अपनी पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये बिगर, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें से कौन सा करेक्ट फॉर्म में है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। बाकी सारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, करी फेवर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये एक इडियम है, करी फेवर क्या है, एक इडियम है, और इसका हमें मतलब बताना है तो सीक फेवरेबल अटेंशन, ठीक है। दिए गए इडियम फेवर, करी फेवर का तात्पर्य क्या है, चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। इसका मतलब क्या है, चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वन हु एनेड इन चैरिटेबल वर्क्स, ये एनेड ये गलत लिखा हुआ है, ये एंगेज्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एंगेज्ड, ठीक है। तो क्या है कि जो चैरिटेबल वर्क में लगा हुआ होता है ना, है ना, तो वो क्या कहलाता है, वन वर्ड है ये। चैरिटेबल वर्क मतलब कि जो लोगों से मतलब लोगों का भला करने में लगा हुआ रहता है ना, दान वगैरह देता है, समय देता है उन लोगों को, तो वह क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। यानी फिलैंथ्रोपिस्ट लोक हितैषी, यानी कि दूसरों का कल्याण करने में लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट 76, मैच द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, ठीक है। हिंदी में बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हमारी राजस्थानियों की इंग्लिश वैसे ही बहुत वीक होती है। चलिए तो इधर वर्ड दे रखे हैं और इधर इनके सिनोनिम दे रखे हैं, तो इसका हमको सही से मिलान करना है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। एब्रप्ट, एब्रप्ट का हो जाएगा सडन, ब्रस्क,
चलिए अब हम मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो एब्रप्ट का हमने देखा सडन ब्रस्ट। फिर इसके बाद बी काउंटफेल्ड। काउंटफेल्ड का क्या ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन फेक स्पिरिट। फिर इसके बाद कैंडिड, तो इसका अपने हो जाएगा फ्रैंक आउटस्पोकन। और ये बैफल, तो इसका हो जाएगा पॉजल बी विल्डर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हम। मैच द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट एंटोनियम। अब हमें एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द मिलान करने हैं। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अनल, अनल यानी कि रेटिफाई। फिर टर्बुलेंट यानी कि स्टेडी। फिर एकॉर्ड यानी कि डिसेंट। और ये मर्सिलेस यानी कि कॉम्पोशनेट। मर्सिलेस यानी कि क्या होता है? बेरहम। और कॉम्पैशनेट मतलब करुणामय। ठीक है, बेरहम करुणामय। चलिए नेक्स्ट पे चलते हम। 78 इट रेन सो हार्ड दैट वी डैश नॉट गो आउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इट रेन सो हार्ड दैट वी कुड नॉट गो आउट। ठीक है, पास्ट का है, देखो रेन्ड है ना, ईडी जहां लगता है वो पास्ट हो जाता है। तो ये कैन तो होगा नहीं, मे होगा नहीं। ठीक है, और विल तो वैसे भी नहीं होगा, विल फ्यूचर का होता है। तो यहाँ क्या बचा ऑप्शन? कुड ही बचा। तो आप एलिमिनेट करके भी ऐसे सही आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट 79 फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। चलिए देखते हैं। Dash by long queues and bad weather, the voters dash their way to polling station any way they could। है ना, क्यू यानी कि लाइन, कतार जो होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? अनडॉन्टेड और मेड। तो देखो अब हम इसको सेंटेंस में डालते हैं। अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मतलब कि निडर, बिना डरे। बिना डरे जो है, लोग जो है इतने बुरे वेदर होने के बाद भी जो है लंबी लाइनों में लगे रहे वोटर्स एंड मेड देयर वे टू पोलिंग स्टेशन एनी वे दे कुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट दे रखी है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ही सेड यू निडंट वेट, ही सेड दैट आई निडंट वेट। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 ही गेव मी डैश 1000 रुपी नोट। तो क्या आ जाएगा? ही गेव मी अ। ठीक है, उसने मुझे 1000 रुपीज का नोट दिया। ठीक है, तो हम कभी कभार क्या होता है, एक कोई एक चीज है तो वन थिंग है अगर, तो उसके लिए हम अ यूज करते हैं। ठीक है, तो ही गेव मी अ 1000 रुपीज नोट। चलिए नेक्स्ट देखो, इसकी व्याख्या भी दे रखी है। ए का प्रयोग निश्चित संख्या आदि के साथ मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निश्चित संख्या थी कि भाई एक नोट था, 1000 रुपये का नोट था, है ना, तो हमने ए लगा दिया। चलिए नेक्स्ट 82 वी वुड लाइक डैश मोर हेल्प फ्रॉम यू। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू। फॉर्म नहीं है, ये फ्रॉम है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है इसमें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सम का प्रयोग रिक्वेस्ट मोड की मनोदशा, मदद के प्रकार और मात्रा का निर्दिष्ट संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन 83 टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। क्या आएगा? फॉर लिटरेचर, है ना। तो टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसके लिए मिला था? नोबेल लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फॉर के विभिन्न प्रयोग होते हैं उद्देश्य का भाव बताने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कारण का भाव बताने के लिए, परिवर्तन का भाव बताने के लिए और समय की अवधि बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हम। क्वेश्चन 84 मैच द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, सेंटेंस और प्रीपोजिशन दे रखे हैं। तो इसका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। शी इज ग्रेटफुल
डैश शी इज ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड फॉर हर हेल्प। ठीक है, तो ये टू आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, आई हैव गॉट अ मीटिंग ऑन थर्सडे आफ्टरनून। सी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड with your explanation. D, this car is for sale if you are need to buy it। ठीक है, तो ये सारे मैंने मिलान कर लिए, आप लोग आराम से देख लो। क्वेश्चन 85, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ दिस कैंडिडेट्स इज श्योर टू बी सिलेक्टेड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध संधि बतानी है हमको, कौन सी है इसमें से? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कुशासन। कुशासन ये गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो यहाँ पे दे रखी है। सही क्या है जाएगा? कुश प्लस आसान, है ना। ये हमको तो वो सही लगेगी भाई, कु प्लस शासन कुशासन हो जाएगा, जबकि सही क्या होता है? कुश प्लस आसन कुशासन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी जो है ये अशुद्ध है। शे प्लस अक शायक नहीं होता है। क्या होता है? शय प्लस अक, तो क्या होता है? शायक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? विसर्ग संधि, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तपोभूमि, निर्मल, दुशासन, निष्फल। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नर शार्दुल, नर के समास शार्दुल, ये गलत है। इसका सही व्याख्या देख लेते हैं हम। नर शार्दुल, शार्दुल के समान नर, और हमने क्या कर दिया था? नर के समान शार्दुल नहीं, शार्दुल यानी शेर जो होता है उसके समान नर। बाकी सभी सही हैं, तो हम सही वाले भी देख लेते हैं। मंद मंद, मंद के बाद और मंद। चील गाड़ी, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी। ग्रामागत, ग्राम में आया हुआ। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। समास दे रखा है इधर, और इधर समास का नाम दे रखा है। ठीक है, समास शब्द दे रखा है, तो असुमेलित बनाना है हमको, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कामचोर, ये करण तत्पुरुष नहीं है, ये कौन सा आ जाएगा? ये अपादान तत्पुरुष आ जाएगा, है ना। अपादान क्या होता है? अपादान से। ठीक है, तो करण नहीं होगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि काम से जी चुराने वाला, ठीक है, तो करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है। ठीक है, पर अपादान वाले से का अर्थ क्या होता है? किसी चीज से अलग होना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल अलग हो गया है ना, पेड़ से फल अलग हो गया है, तो वहां अपादान आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, करण से वाले में और अपादान से वाले में। तो काम से जी चुराने वाला, यानी कि काम से वो अलग हो रहा है, वो है ना, जी चुरा रहा है वो, तो इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास आएगा। बाकी सारे सही हैं। अव्यय समास, तत्पुरुष समास, चौमासा, द्विगु समास, भला मानस, क्रमधारय समास, ये सारे सही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं 90 क्वेश्चन तक ही कराऊंगी। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगले वीडियो में मैं टेस्ट 2 डालूंगी, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और मतलब टेस्ट देखते रहिए आप। मैंने कलाम के भी टेस्ट डाले हैं, सारे फाइनल टेस्ट, तो आप उनको भी ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों इन टेस्ट में से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ का पैटर्न सेम आ जाता है, फिर हम नहीं देखते हैं वो वीडियो, तो हमें लास्ट में फिर मतलब रिग्रेट फील होता है कि यार काश देख लिया होता तो एक क्वेश्चन सही हो जाता। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो 2 तारीख को वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और बस अंतिम समय में तो यही है कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए अब लास्ट के 2 दिन में। और मैं टेस्ट 2 भी डाल दूंगी बूस्टर एकेडमी का, तो आप उसको भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए
और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।